नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। पहली बात तो आप जाने कि नागरिकता किसे कहा जाता है, नागरिकता क्या होती है, सिटीजनशिप का क्या मतलब है, क्योंकि ये इस पर बहुत डिबेट होती है, इस पर बहुत बहस होती है नागरिकता को लेके। नागरिकता से क्या तात्पर्य है, सिटीजनशिप का क्या तात्पर्य है। नागरिकता वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक समुदाय का पूर्ण तथा उत्तरदायी सदस्य होता है। नागरिकता का मतलब उस स्थिति से है, उस स्टेटस से है, उस दर्जे से है जिसमें कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक समुदाय का पूर्ण व उत्तरदायी सदस्य होता है तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिकता का मतलब, इसका मतलब हो गया कि नागरिकता एक प्रकार का स्टेटस है, नागरिकता एक प्रकार का दर्जा है, नागरिकता एक प्रकार का महाअधिकार है जिसकी वजह से बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। नागरिकता वो अधिकार है जिसकी वजह से बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। नागरिकता के बारे में कहा जाता है कि नागरिकता जो है वो राइट्स टू हैव राइट्स, राइट टू हैव राइट्स, मतलब नागरिकता जो है की वजह से व्यक्ति को एक राजनीतिक समुदाय में, एक राजनीतिक समाज में मैक्सिमम राइट्स मिलते हैं, मैक्सिमम अधिकार मिलते हैं। तो इस सेंस में नागरिकता जो है वो एक स्टेटस है, एक दर्जा है जिसकी वजह से व्यक्तियों को, नागरिकों को बहुत सारे अधिकार उस देश में मिलते हैं। नागरिकता के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत किया गया है। असल में आपने जो पिछला भाग पढ़ा था, भाग 1, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत जो भारत का राज क्षेत्र बताया गया है, भाग 2 में इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि भाग 1 के अंतर्गत जो भारत का राज क्षेत्र स्पष्ट किया गया है, इस राज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को किस शर्त के साथ भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के तहत जो भारत का राज क्षेत्र निर्धारित किया गया है, इस राज क्षेत्र में रहने वाले किस किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का नागरिक समझा जाए, जिन्हें भारत का नागरिक माना जाए, यही प्रावधान किया गया है। मतलब भाग 2 में, भाग 1 में भारत का राज क्षेत्र बताया गया है, वही हमारा ये राज क्षेत्र है। भाग 2 में बताया गया है कि जो भारत का राज क्षेत्र है, इस राज क्षेत्र में जो कई तरह के व्यक्ति रह रहे हैं, इन व्यक्तियों में से, इन कई तरह के व्यक्तियों में से किन्हें भारत का नागरिक माना जाए, यही स्पष्ट किया गया है संविधान के भाग 2 में। मतलब नागरिकता वाले चैप्टर में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में सिर्फ इतना बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन किन व्यक्तियों को किन किन शर्तों और योग्यताओं के साथ भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सिर्फ इतनी बात ही संविधान में कही गई है। संविधान लागू होने के दिन आप जानते हैं
कि भारतीय संविधान, पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नागरिकता से संबंधित प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान को तैयार कर लिया गया, बना लिया गया। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्रावधान कर लिया गया। इस 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को तुरंत, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और ये 15 अनुच्छेद कौन थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। और ये सब किसके अंतर्गत आ रहे? 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। और इन 15 में आप कह रहे हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, ये 15 अनुच्छेद। इन 15 अनुच्छेदों में से ये जो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक के अनुच्छेद हैं, ये नागरिकता से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों को, इन 15 अनुच्छेदों के साथ 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो इसका मतलब नागरिकता से संबंधित प्रावधान यकीनन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। तो यही कहा गया है कि संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में केवल इतनी बात बताई गई है कि संविधान लागू होने के दिन, यहां हम संविधान लागू होने के दिन का तात्पर्य हमारा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन जो है, जो 15 अनुच्छेद लागू हुए, उसमें नागरिकता से संबंधित भी प्रावधान थे। मतलब 26 नवंबर 1949 को जिस दिन नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू हो रहा है, उस दिन किन किन व्यक्तियों को, किन किन आधारों पर, किन किन शर्तों पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, इतनी सी बात केवल संविधान में कही गई है, इतनी सी बात केवल संविधान में लिखी गई है। उसके बाद जब संविधान लागू हो जाएगा, मतलब 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बनेगा, या किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को कैसे लिया जा सकेगा, इसके बारे में संविधान में उल्लेख न करते हुए, बल्कि संसद को इस बारे में शक्ति दी गई, संसद को इस बारे में पावर दी गई कि संसद विधि बनाकर यह स्पष्ट करेगी कि किसी व्यक्ति को संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे दी जाएगी, या किसी नागरिक की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। इसके लिए कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद में निहित होगी और संसद कानून बना के व्यवस्था करेगी। संसद ने 1955 में एक कानून बनाया। कानून का नाम था नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, अनुच्छेद 11 से शक्ति ग्रहण करते हुए संसद ने पहला कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1950। इसमें कुल 19 सेक्शन दिए गए हैं। यहां सेक्शन मतलब धारा, इसे आप अनुच्छेद कहते हैं। इसमें कुल 19 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो हमको ये बताते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बनेगा, वो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक 3 से 7 तक ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बनेगा। सेक्शन 8, 9, 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी नागरिक की नागरिकता कैसे छीनी जा सकेगी, उसकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकेगी। इसका मतलब है कि संसद ने 1955 में कानून बना के यह स्पष्ट किया कि जब संविधान लागू हो गया, जब देश की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाने लगा, तो अब इस स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बनेगा,
या किसी नागरिक की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी या किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से कैसे वंचित किया जाएगा, इसके लिए संसद ने यह कानून बनाया। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो है मूल कानून है नागरिकता प्राप्ति या नागरिकता समाप्ति का, ये मूल कानून है। इसे कह लीजिए कि प्रिंसिपल लॉ कहा गया नागरिकता के संबंध में। उसके बाद आपने जिस पर बड़ा विवाद था, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब है कि इसी कानून में संशोधन करते हुए जो नागरिकता के अर्जन या नागरिकता की समाप्ति के बारे में जो प्रावधान थे, उनमें जो संशोधन किया गया, उसमें जो परिवर्तन किया गया, उसी को CAA कहा गया। मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो सिटीजनशिप के संबंध में संविधान लागू होने के बारे में, नागरिकता के बारे में जो कानून बनाया गया था, उस कानून में जो परिवर्तन किया गया, उस कानून में जो संशोधन किया गया, तो जो संशोधित एक्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे CAA कहा जाएगा। CAA क्यों 2019 से थोड़ी ना आया, CAA तो पहले से है भाई। जिस तरह से इस कानून में संशोधन किया गया 1985 में, पहला CAA आया 1986 में, फिर CAA 1992 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, फिर 2019 में। मतलब इसमें नागरिकता की प्राप्ति के नियमों को सशक्त बनाया गया, ठीक है, समाप्ति के नियमों को सशक्त बनाया गया। और जब भी इस तरह की जरूरत पड़ी तो इसी प्रिंसिपल लॉ में नागरिकता की, इसी नागरिकता सबके प्रधान लॉ में संशोधन करके CAA को लाया गया अस्तित्व में। ये सारी चीजें क्या है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लें कि नागरिक किसे कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि नागरिकता क्या है, उसी प्रकार पहले हमें जान लें कि नागरिक किसे कहा जाता है, या जो गैर नागरिक हैं। एक देश में कोई नागरिक तो रहते नहीं, नागरिकों के अलावा अन्य प्रकार के व्यक्ति भी रहते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एलियंस, एक तो सिटीजन हो गया नागरिक, एलियंस या जिसे आप फॉरेनर कहते हैं, अन्य देशी व्यक्ति या विदेशी आप कहते हैं। तीसरा जो स्टेटलेस पर्सन होता है, राज्य विहीन व्यक्ति होता है। तो एक देश में कानूनी दर्जे के हिसाब से कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? कानूनी दर्जे के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कानूनी दर्जे के अनुसार एक देश में मूलतः 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला जो होगा जिसे आप कहते हैं नागरिक, सिटीजन। दूसरा जो व्यक्ति है जिसे आप अन्य देशी व्यक्ति या विदेशी कहते हैं। या विदेशी, इसे एलियंस या फॉरेनर। फॉरेनर है। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है, राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। स्टेटलेस पर्सन, स्टेटलेस पर्सन कानूनी दर्जे के अनुसार एक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक देश में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला नागरिक होता है, इसे सिटीजन कहा जाता है, इसे सिटीजन कहा जाता है।
दूसरा अन्य देशी व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति कहलाता है, इसे एलियंस या फॉरेनर कहा जाता है। तीसरा जिसे राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है, इसे स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है। यहां पर अन्य देशी व्यक्तियों में भी 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि इसका वर्गीकरण 2 तरह से किया जा सकता है। एक तरह से अन्य देशी व्यक्ति में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक को कहा जाता है मित्र अन्य देशी व्यक्ति, मित्र अन्य देशी व्यक्ति, फ्रेंडली एलियंस, और दूसरे जो होते हैं वो शत्रु अन्य देशी व्यक्ति कहलाते हैं। शत्रु अन्य देशी व्यक्ति, इसका वर्गीकरण एक और तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। पहले को कहा जाता है वैध अन्य देशी व्यक्ति, लीगल एलियंस या वैध विदेशी। दूसरा अवैध, और तीसरा शरणार्थी। लीगल फॉरेनर, इलीगल फॉरेनर और रिफ्यूजी। अब भाई इनके बारे में देखते हैं कि इनकी क्या स्थिति होती देश में। नागरिक किसे कहा जाता है, सिटीजन किसे कहा जाता है। सिटीजन से क्या तात्पर्य है? नागरिक किसी देश का वो व्यक्ति होता है जो उस राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, जिसे कंप्लीट मेंबर कहा जाता है, जो उस राज्य का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, जो उस राज्य का संगठक तत्व होता है, तथा उस राज्य के प्रति अनन्य निष्ठा रखता है, उस राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसे देश के संविधान या अन्य कानूनों के द्वारा सभी मूल अधिकार व कानूनी अधिकारों से दिए गए होते हैं। नागरिक वो व्यक्ति होता है जिससे देश के द्वारा लागू किए गए कानूनों के पालन की अपेक्षा की जाती है, जिसे अपेक्षा की जाती है कि संविधान के द्वारा जो नागरिकों को दायित्व दिए गए हैं, नागरिकों को जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, उसका वो पालन करेगा। कोई व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी यह है कि वो उसके पास किस देश का पासपोर्ट है। पासपोर्ट, उसके पास किस देश का पासपोर्ट है, या वो किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की अहर्ता रखता है। तो जिन भी व्यक्तियों में सारी विशेषताएं पाई जाएं, पहली बात तो राज्य का पूर्ण सदस्य हो, राज्य के प्रति तथा राज्य के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसे संविधान में उल्लिखित सभी कानूनी तथा मूल अधिकार दिए गए हो, राज्य द्वारा मतलब दिए गए मूल कर्तव्यों को उससे पालन करने की अपेक्षा की जाती हो, उसके पास देश का पासपोर्ट हो या पासपोर्ट प्राप्त करने की अहर्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिन्हें अन्य देशी व्यक्ति कहा गया है, ये वे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक नहीं, इन्हें तकनीकी तौर पर फॉरेनर कहा जाता है, विदेशी कहा जाता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं होता। ये वे व्यक्ति होते हैं जो भारत के संविधान या भारत राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। अन्य देशी व्यक्ति में अगर आप मित्र अन्य देशी और शत्रु अन्य देशी व्यक्ति के पास की चर्चा करें, तो इसमें शत्रु अन्य देशी का मतलब होता है कि ऐसे देश के नागरिक जो हमारे यहां रह रहे हैं, जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, या हमारे तनावपूर्ण संबंध है। अगर किसी ऐसे देश का नागरिक हमारे देश में रह रहा है,
तो उस व्यक्ति को हम क्या दर्जा देते हैं? इनमी एलियंस, शत्रु अन्य देशी व्यक्ति। शेष जो देश हैं, जिन देशों के साथ हमारे सामान्य संबंध है या हमारे बड़े मधुर संबंध है, ऐसे देश का नागरिक कोई अगर हमारे यहां रह रहा है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम मित्र अन्य देशी व्यक्ति या फ्रेंडली एलियंस के नाम से जाने जाते हैं। अब अन्य देशी व्यक्तियों को, चाहे वो मित्र अन्य देशी हो चाहे शत्रु अन्य देशी हो, अन्य देशी व्यक्तियों को वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। सभी देशों के संविधानों के द्वारा इस प्रकार का विभेद किया जाता है कि अन्य देशों के व्यक्तियों को अपने नागरिकों की तुलना में कम अधिकार दिए जाते हैं। भारत के संविधान में भी यही बात है। अगर आप भारतीय संविधान इसके बारे में देखें तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21 है। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी व्यक्तियों को, पर्सन कहा गया, नागरिक नहीं, सभी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी। कहा गया है कि उनको प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह कहा गया है अनुच्छेद 21 में। मतलब अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करना है या उसको उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है, तो इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाना होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, मतलब कानूनी ढंग से ही ऐसा किया जा सकता है। गैर कानूनी ढंग से किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वाधीनता के अधिकार से या उसके मतलब जीवन के अधिकार से, फ्रीडम ऑफ लाइफ के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सका। ये 21 है। तो 21 का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य देशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। और अन्य देशी व्यक्तियों में मित्र अन्य देशी और शत्रु अन्य देशी, इन दोनों को अधिकार दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन वहीं पर भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। इनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार केवल भारत में नागरिकों को दिए गए हैं, अन्य देशी व्यक्तियों को और अन्य देशी व्यक्तियों में दोनों को, चाहे वो मित्र अन्य देशी व्यक्ति हो चाहे वो शत्रु अन्य देशी व्यक्ति हो, दोनों में से किसी को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 इसका संरक्षण नहीं दिया गया है। इसी प्रकार कुछ और अधिकारों का संरक्षण अन्य नागरिकों के साथ साथ मित्र अन्य देशी व्यक्तियों को तो दिया गया है, लेकिन शत्रु अन्य देशी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। यहां भी भेद किया गया। जैसे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तब भी पुलिस उसके साथ किस तरह से पेश आए, ये जो अधिकार दिया गया है, ये नागरिकों के साथ साथ मित्र अन्य देशी व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन शत्रु अन्य देशी व्यक्तियों को अनुच्छेद 20 का अधिकार नहीं दिया गया है। तो दुनिया के सभी देशों के संविधानों के द्वारा या कानूनों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित कौन कौन अधिकार केवल नागरिकों के पास होंगे और कौन कौन अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ अन्य देशी व्यक्तियों के पास भी होंगे। अगर एक और तरीके से अन्य देशी व्यक्तियों के वर्गीकरण को हम लोग देखें तो इसमें पहला है वैध विदेशी, मतलब लीगल फॉरेनर, इलीगल फॉरेनर अवैध विदेशी या रिफ्यूजी शरणार्थी। तो यहां पर वैध विदेशी क्या मतलब है? यहां पर लीगल फॉरेनर का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग विदेश जाते हैं वैसे विदेश के लोग हमारे यहां आते हैं, लेकिन ये आने जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था को फॉलो करना पड़ता है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की सीमा में उसकी अनुमति के बगैर नहीं जाएगा। अगर उसकी अनुमति के बगैर जा रहा, कहने मतलब पासपोर्ट और वीजा के नियमों के तहत जा रहा है, जाके वहां रह रहा है,
उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट का मतलब है कि जिस देश का नागरिक है उस देश की सरकार उसके लिए पासपोर्ट जारी करती है, जो उसके नागरिक होने का प्रमाण पत्र होता है। और वीजा का मतलब है कि जिस देश में उसे जाना है उस देश की सरकार उसके उसी मतलब पासपोर्ट पर एक स्टिकर देती है, जिसका मतलब होता है कि उस देश के नागरिक को हमारे देश में आने की अनुमति है। जिस समय वहां के अधिकारी चेक करेंगे तो अगर वो स्टिकर लगा हुआ है तो उनको अनुमति प्रदान कर दी जाती है। और जिन शर्तों के साथ वीजा दिया गया है उन शर्तों के साथ उस देश में उसे रहने की अनुमति होती है। तो ये पासपोर्ट और वीजा का मतलब है। तो अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट और वीजा नियमों के तहत किसी देश में जाके रह रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो वैध फॉरेनर है, उस देश में वो लीगल फार्मर है, मतलब विधि व्यवस्था के तहत रह रहा है, या उसको वर्क परमिट मिली हुई है। अगर वीजा नहीं है तो वर्क परमिट मिली हुई है, भाई कुछ काम करने के लिए परमिशन और राज्य दिया हुआ है तब भी उसे लीगल व्यक्ति कहा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के पास हो, जैसे कुछ देश आपस में समझौता कर लेते हैं कि हमारे यहाँ आने जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो इस बात का प्रमाण हो कि आप अमुक देश के नागरिक हैं। आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास ओनर आईडी हो, आपके पास देश का पासपोर्ट हो, तो ये प्रमाण पत्रों में से कोई, जैसे भारत जो है ये नेपाल और भूटान के साथ इस तरह का समझौता किया है। हमको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वीजा की जरूरत नहीं होती। भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। कारण है हमारे भारत और नेपाल भूटान के बीच समझौता है, एग्रीमेंट है कि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र हो जो आपको ये प्रमाणित करता हो कि आप भारत के नागरिक हैं, तो बिना वीजा के आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तब भी आप क्या होंगे? वैध विदेशी होंगे, लीगल फॉरेनर आप कहा जाएगा। इसी प्रकार आप जानते हैं कि भारत सरकार वो एक कार्ड जारी करती थी जिसे PIO तथा OCI के नाम से जाना जाता था। हालांकि अब तो इन दोनों को एक करते हुए इसका नाम कर दिया गया OCC। PIO का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन दोनों को मिला के एक कार्ड कर दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इसे कह दिया गया। इन दोनों कार्डों को एक करते हुए अब भारत सरकार के द्वारा एक कार्ड जारी किया जाता है जिसे OCC के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास जो विदेशी है, विदेश का रहने वाला है, उसके पास OCC का कार्ड है और भारत आ रहा है, भारत ने वीजा उसको नहीं दिया है, तब भी उसे वैध विदेशी के रूप में, उसे लीगल फॉरेनर के रूप में मान्यता दी जाएगी, उसे लीगल फॉरेनर ही माना जाएगा। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिन्हें अवैध विदेशी कहा जाता है, इन्हें इलीगल फॉरेनर कहा जाता है, इलीगल एलियंस कहा जाता है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो किसी देश में अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, अर्थात बिना वीजा पासपोर्ट के आके रह रहे होते हैं, या कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी अवैध विदेशी कह दिया जाता है जो भारत आए वीजा और पासपोर्ट के तहत, देश में आए वीजा और पासपोर्ट नियमों के तहत। लेकिन आप जानते हैं कि उन वीजा पर एक टाइम लिमिट होती है। कितने दिन? हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, हम 1 साल के लिए जा रहे हैं, 5 साल के लिए जा रहे हैं। तो जब तक वो टाइम लिमिट के अंतर्गत रह रहे हैं, जब तक उसमें उल्लिखित तिथि के अंतर्गत है, तब तक तो उन्हें वैध फॉरेनर कहा जाएगा, लीगल फॉरेनर कहा जाएगा। लेकिन अगर वो अवधि समाप्त हो गई है, समाप्त होने के बाद भी अभी रह रहे हैं, तब उन्हें इलीगल फॉरेनर कहा जाएगा। तो ऐसे लोग जो अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, बाउंड्री चोरी छुपके से क्रॉस करते हुए भारत में आके रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अवैध विदेशी कहा जाएगा। शरणार्थी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल देश में धर्म, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा
या सामाजिक पहचान अथवा इनमें से किसी आधार पर अपने मूल देश में उत्पीड़न सहने या उत्पीड़न के भय से अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश में आ जाते हैं, तो आरंभ में इन्हें शरणार्थी नहीं कहा जाता। शरणार्थी जो होते हैं वो वैध और अवैध दोनों होते हैं, इलीगल और इलीगल फॉरेनर दोनों होते हैं। आरंभ में ये इलीगल फॉरेनर होते हैं और बाद में इन्हें लीगल फॉरेनर का दर्जा दे दिया जाता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति अपने मूल देश में भाषा के आधार पर उसका भेदभाव हो, इस वजह से उत्पीड़न उसका हो रहा हो, नस्ल के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, आंग सान सू की का उदाहरण ले लीजिए, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, सामाजिक पहचान के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर अगर उस देश में उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसको परसिक्यूटेड किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति इस उत्पीड़न के भय से अगर दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश से शरण मांगता है, तो आरंभ में उसे शरणार्थी नहीं कहा जाता। आरंभ में उसे शरण प्रार्थी के नाम से जाना जाता है। और जिस समय वो शरण प्रार्थी के रूप में होता है, मतलब अभी वो शरण के लिए प्रार्थना की है, आ गया है और शरण के लिए प्रार्थना की है कि हमको शरण दिया जाए, तो शरण प्रार्थी के रूप में जब तक है वो, तब तक वो किस रूप में है? इलीगल फॉरेनर के रूप में। अगर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सरकार उसको शरण प्रदान कर देती है, शरणागत हुआ है उसको शरण प्रदान कर दी जाती है, तब उसे शरणार्थी कहा जाएगा, उसे रिफ्यूजी कहा जाएगा। और जैसे वो रिफ्यूजी हुआ, जैसे भारत सरकार ने उसकी शरण को स्वीकार किया, उसे शरण देना स्वीकार कर लिया, तो वो यहां से निकलकर कहां आ जाएगा? इस कैटेगरी में आ जाएगा। अभी तक जब तक वो शरण प्रार्थी था तब तक इलीगल फॉरेनर था, लेकिन जैसे वो शरणार्थी हुआ, जैसे वो रिफ्यूजी हुआ, उसका दर्जा क्या हो जाएगा? वो वैध विदेशी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर रोकते हैं।